अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की सुबह मजीद खुशगवार बनाने के लिए मैं और हिना एक बार फिर आपके सामने आ चुके हैं, बहुत सी ताज़ा तरीन खबरों के साथ, बहुत से तज्जियों के साथ और ऐसी खबरें जो कि आप मिस कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि सुनो पाकिस्तान में आज आप क्या देख सकेंगे। तो क्या हुकूमत पीटीआई की रैलियां रोकने में कामयाब हो चुकी? क्योंकि कल का दिन हमने देखा कि पेशावर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज थी और पीटीआई की जानिब से जो रैलियां निकाली गई उनको रोकने की कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से। दूसरी खबर यह है कि क्या नूरजहां के बाद मधुबाला की जान महफूज रह पाएगी या नहीं। बिल्कुल जी, और इसके अलावा हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान असूलों की खातिर एशिया कप कुर्बान करने को तैयार है। भारतीय हिंदू लड़का अपनी मोहब्बत को पाने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। इसके अलावा आज हम बात करेंगे दमे की जो बीमारी है, क्या ये काबिल इलाज है और इसकी सिम्टम्स क्या हैं, बर वक्त इलाज किस तरह से मुमकिन है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे रोटी चुराने का इल्ज़ाम कमसिन बहनों पर जो है वो गैर इंसानी तशद्दुद किया गया, उस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन और ये जो मोहब्बत की कहानी है ना, उसको वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक लड़का इंडिया से पाकिस्तान आता है और उनका बहुत एक दिलचस्प कन्वर्सेशन है। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक अहम खबर से, और वो ये है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर अब आपको 2000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा, क्योंकि सीटीओ ने बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर बहुत सख्ती कर दी है और एक क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। और खबर ये आ रही है कि शायद 2000 और उससे ज्यादा का जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा इफ यू डोंट हैव लाइसेंस। बिल्कुल भाई, मैंने जमील जब ये खबर सुनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं खुशी हुई आपको? मुझे खुशी हुई ना हमारे, लेकिन मुझे लगता है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट और फिर प्रैक्टिकलिटी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस भी अगर उतना ही तेजी से हमारे मुल्क में हो तो चीजें बहुत जल्दी जो है वो दुरुस्ती की तरफ जा सकती हैं। और जब मुझे खबर मिली और जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे खुशी इसलिए है कि मेरे पास तो लाइसेंस है, लेकिन अक्सर मेरे ग्रुप में या मेरे फ्रेंड्स के सर्कल में ऐसी मेरी दोस्तें हैं जो ड्राइव तो कर रही होती हैं। अच्छा, तो आपको बाइक और गाड़ी दोनों चलानी आती है? बाइक तो ऑफ कोर्स नहीं आती, लेकिन मुझे साइकिल चलानी आती है। आई थिंक इट्स सिमिलर टू बाइक। गाड़ी तो आती है ऑफ कोर्स, मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। और साइकिल आती है चला, तो उसका लाइसेंस बनवाया आपने? नहीं, साइकिल भी बगैर लाइसेंस नहीं चला सकते अब आप। ठीक है, अब साइकिल का भी लाइसेंस बनवाना है। अच्छा ओके, जोक्स अपार्ट, देखें पहले लोगों की जानिब से ये शिकायत की जाती थी कि ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल का जो तरीकाकार है वो बहुत मुश्किल है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, सुबह से शाम हो जाती है और बारी नहीं आती, और बहुत मुश्किल मरहला इसको बना दिया गया है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस पर बहुत काम किया गया और इसके मुख्तलिफ तरीके इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। अब सिर्फ यही नहीं है कि एक सेंटर में आपको जाना पड़ेगा और वहीं सब जा रहे हैं और एक ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जा रहा है। अब मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ जगहों लोकेशंस पर आप जा सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये बहाना खत्म हो जाएगा कि मुझे बहुत मुश्किल आ रही है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में, अब आपको बनवाना पड़ेगा। अब जहां एक तरफ ये आसानी दी गई है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, वहीं दूसरी जानिब अच्छा आपको अब बगैर लाइसेंस के आप गाड़ी चलाएंगे तो चालान होगा। Would you believe इतने उम्र रसीदा लोग हैं जो कि पता नहीं कब से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन उनके पास या तो लाइसेंस जो है वो 10 साल पुराना है और वो ये फिर बहाना बनाते हैं कि जी टाइम नहीं मिलता, बनवाया ही नहीं। That's true है ना, बहुत से लोगों को रिन्यू करवाने के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। अब तो अब डिजिटल दौर है, अब तो चीजें बहुत आसान हो जानी चाहिए। आप देखें पासपोर्ट का हसूल कितना आसान हो गया, आईडी कार्ड का हसूल कितना आसान हो गया, एप्स मुतारिफ करवा दी गई हैं। इसी तरह मुझे ये लगता है कि आपका आईडी कार्ड हो या फिर पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसके हसूल को बहुत आसान बनाना चाहिए। जब ये डॉक्यूमेंट आपकी जेब में होगा ना, कानून पर अमल करने के लिए भी मुझे लगता है कि आपको आसानी हो जाएगी, आपका दिल करेगा कानून की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से आपने बात की कि अब टेक्नोलॉजी में इतनी इंप्रूवमेंट आ रही है, एप्स हमारे पास आ गई हैं, टेक्नोलॉजी हम डिजिटल दुनिया में चले गए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में सिमुलेटर्स पे हम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे बैठ के और हमें ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बैठे मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग आइडिया है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अब तो देखिए ना, आप कोरोना के दिनों में जो तालीम थी वो किस तरह जूम क्लासेस होना शुरू हुई और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स शुरू हुए और लोगों ने फिर भी जो एक
तालीम का जो सिलसिला था वो रुका नहीं। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी के अच्छे इस्तेमाल के साथ हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना सकते बिल्कुल जी। हैं। खबर ये थी कि अब आपने बगैर लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी, क्योंकि अब एक क्रैकडाउन का फैसला किया गया है सीटू की जानिब से। तो हम आपको इस हवाले से खबरदार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और रात की तारीकी में एक बार फिर पुलिस मुतहरिक नजर आई। लाहौर के बाद गुजरात में चौधरी परवेज इलाही और वजाहत हुसैन की रिहाइशगाह पर छापे के बाद खाली हाथ उनको वापस लौटना पड़ा। 15 से जायद थानों के एहलकारों ने कुंजा हाउस का मुहासरा किए रखा और मोनिस इलाही का कहना है कि पुलिस के पास सर्च वारंट भी नहीं था, फिर भी उन्हें तलाशी के लिए हमने रसाई दे दी। बिल्कुल जी। और अब देखना यह है कि ये मामला जो है इसमें वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि ना तो लाहौर ऑपरेशन से उनका कोई लेना देना था और ना ही कुंजा हाउस में जो पुलिस ऑपरेशन हुआ उसमें उनका कोई लेना देना है। लेकिन इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सीनियर एंकर और एनालिस्ट बैरिस्टर एहतशाम हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ उनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो कहा जा रहा था कि आर या पार का दिन आज समझा जा रहा है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, आज एक बड़े ब्रेक थ्रू का जो है वो इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि बातचीत का ये जो सिलसिला है ये ब्रेक होगा। सियासी पंडितों की नजरें मुफाहमती सियासत की कोशिशों पर लग गई हैं। पीडीएम हुकूमत और तहरीक इंसाफ में तीसरी नशिस्त आज होगी। ये मुज़ाकरात सुबह 11 बजे की बजाय अब रात 9 बजे होंगे और ये बैठक सेनेट सेक्रेटेरिएट में लगेगी, जहां पीटीआई का ये कहना है कि 14 मई से पहले आप असेंबलीज को तहलील करें, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं और आप इलेक्शंस कॉल करें और आम इंतखाबात होने चाहिए पूरे मुल्क में। वहीं अदालती अहकामात पर भी अवाम की नजरें हैं कि अदालत से क्या हुक्म आता है। बिल्कुल। इस पर बात करते हैं। बैरिस्टर एहतशाम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी नज़र में पीटीआई की कल की जो रैलियां हैं वो क्या पैगाम देती हैं? क्या आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कहानी कुछ और है? मेरा ख्याल है कि कल की रिलीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है उसका तो एक मिक्स्ड किस्म का मोटिव था। उसमें कुछ वो लेबर डे के हवाले से भी उन्होंने रैली निकाली है, कुछ उन्होंने आइन और कानून के साथ इजहार यकजहती भी किया सुप्रीम कोर्ट के साथ। लेकिन वो रैली की बुनियाद पर तो फैसला नहीं हो सकता कि इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे। वो तो देखे ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे चुका है और 3 रुकनी बेंच उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम उस फैसले को मानते ही नहीं हैं, हम 3 जजों के फैसलों को नहीं मानते, हम 4 जजेस के फैसले का एहतराम करते हैं। और यहाँ तक कह दिया वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कि आप अगर हमें बुलाएंगे हम आपको बुलाएंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने लकीर खींचने की बात की और उन्होंने कहा कि आप किसी वज़ीर आज़म को घर जाने नहीं देंगे और इज़्ज़त से बुलाएं वज़ीर आज़म को। तो ये हुकूमत ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार है कि वो सुप्रीम कोर्ट को हेड ऑन लेगी, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है तो एक रैली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल निकाली है उसकी वजह से ये कहना कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि इलेक्शंस तब होंगे जबकि नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आएंगे। अब सवाल ये है कि उनकी वतन वापसी में रुकावट कौन है? उनकी वतन वापसी में रुकावट मियां नवाज शरीफ साहब की गैर मकबूलियत है। जो वो सियासी तौर पर गैर मकबूल हुए हैं वही रुकावट है। अब मियां साहब को चाहिए एक रेड कार्पेट। मियां साहब को चाहिए कि जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करें तो लोगों का एक जम गफ़ीर उनको वेलकम करे और वहाँ आकर नारे लगाए और वो ये कहे कि मियां साहब अब वापस आ गए हैं, और वो ये समझे और वो ये माने कि क्योंकि मियां साहब अब वापस आ गए तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन लोग ऐसा समझ नहीं रहे हैं, ना लोगों का ये माइंडसेट है। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, बावजूद इसके कि उनके अपने सगे भाई वज़ीर आज़म हैं, बावजूद इसके कि उनकी अपनी हुकूमत है, बावजूद इसके कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात मिसाली अब। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक बात है ये जो आप कह रहे थे कि जिन साहब ने कहा है कि जब मियां साहब वापस आएंगे तो इलेक्शंस हो जाएंगे, तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। आप देखें कि आप ये एक फ़र्द वाहिद के गिर्द आपकी जमहूरियत जो है ना वो घूम रही है
और एक फ़र्द वाहिद की प्रेजेंस इतनी इम्पॉर्टेंट है इन लोगों के लिए कि अगर वो नहीं है यहाँ पर तो चाहे जमहूरियत का जनाजा निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो अगर आप मियाँ साहब की वापसी को इलेक्शन से मशरूत कर रहे हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कहाँ की जमहूरियत है। अच्छा, और बैरिस्टर साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया कि हुकूमत भी इन्हीं की है और उनके भाई पीएम हैं, तो आपको वो दिन याद होगा नवाज शरीफ साहब जब वतन आए थे तो शहबाज शरीफ की क़यादत में कुछ लोग जो हैं वो जो रैली थी उन्होंने रिसीव करने जाना था नवाज शरीफ साहब को और वो एयरपोर्ट तक ही नहीं पहुंच सके थे। खैर, मैं आता हूं परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो एक मुअम्मा बना हुआ है, उनके लाहौर में घर पर भी छापा मारा गया उनकी गिरफ्तारी के लिए। फिर कल रात गए, हमने देखा कुंजा हाउस पे पुलिस की एक भारी नफरी पहुंची। अच्छा, जहां वफाकी हुकूमत लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, आपको क्या लगता है पंजाब पुलिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या डोरे मोहसिन नकवी साहब के हाथ में नहीं है? मुमकिनात में से है कि वहाँ से भी कोई इशारा आया हो, लंदन से, ये बिल्कुल मुमकिनात में से है। लेकिन जो अफसोस की बात है वो ये है कि देखें, ये मैंने आपसे कहा ना कि इसका ताल्लुक इन्वेस्टिगेशन के मेरिट से ज़्यादा पॉलिटिक्स से है, तो आपके सवाल में भी पॉलिटिक्स ही झलक रही है और मैं भी जो जवाब दे रहा हूँ वो भी पॉलिटिक्स के हवाले से ही मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा अलमिया ये है, जब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की या जस्टिस की या इंसाफ की, तो अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात हैं, कोई शवाहिद हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हर चीज़ को सियासत के साथ जोड़ दिया जाता है और जब आप हर चीज़ को सियासत के साथ जोड़ते हैं तो वो चीज़ें जो लीगली मेरिट पर पूरा उतरती है और उसमें प्रोसीड करना चाहिए, कई बार वो भी सियासत की नज़र हो जाती है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई ऐसे मामलात जुड़े हुए हैं जो उनके दौरे हुकूमत में करप्शन से मुतल्लिक हैं, तो उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए और उसको चलाने के बहुत बेहतर तरीके हैं और बहुत स्मूथ तरीके से वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये करेंगे, जो ऑप्टिक्स हैं, उधर से परवेज़ इलाही साहब ने भी नाराज़गी का इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा मेरे घर नहीं आए, मेरे घर के ऊपर हमला हो गया, बावजूद तो हर चीज़ फिर दोबारा पॉलिटिक्स से जुड़ गई ना। और वो जो इल्ज़ाम है, वो जितने का भी इल्ज़ाम है, वो कहीं बैकड्रॉप में चला गया। बिल्कुल तो ठीक हो गया। बहुत बड़ा अलमिया है। जी बैरिस्टर साहब, आज भी मुज़ाकरात का एक दौर चलना है, आपको संजीदा ज्यादा कौन नजर आ रहा है, पीटीएम या फिर हुकूमत? मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ संजीदा तो है मुज़ाकरात को लेकर, उनकी ख्वाहिश भी है, उनकी कोशिश भी है कि किसी तरह से मुल्क इलेक्शंस की तरफ चला जाए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बाद अब मुज़ाकरात का जो रास्ता एक उन्होंने इख्तियार किया है और वो अपॉर्चुनिटी को वेल करने की कोशिश की है, वो चाहेंगे कि ये किसी तरीके से मैच्योर हो जाए। ऑन दी अदर साइड गवर्नमेंट जो है, उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि वो मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में हुकूमत ख़त्म कर दें, असम्बली तहलील कर दें, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करें तो फिर हम जॉइंट इलेक्शन एक ही दिन कराने के लिए तैयार हैं, यानी कि 14 मई के बाद भी इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप असम्बली तहलील करें। तो एक तो उनके लिए यह है कि वो अपनी खुद की हुकूमत ख़त्म करें, जैसे कि इमरान खान ने ख़त्म की थी। दूसरा ये है कि वो अपनी हुकूमत ख़त्म ना करें और जो एक मुज़ाकरात की डेट अदरवाइज़ है, इंतखाबात की डेट जो अदरवाइज़ है अक्टूबर में वफाक में, उसी को फॉलो करें और जो सूबे की दो हुकूमतें जो कि केयर टेकर सेटअप्स हैं, उनके इलेक्शंस को भी उसके साथ मैच करने की कोशिश करें। तो अभी तक जो कानूनी पोजीशन है वो तो यही है कि जब सूबों में असम्बलियाँ टूट चुकी हैं तो उधर तो इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए थे, लेकिन वो हो सके नहीं है बावजूद सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस के, और हुकूमत उनको रोकने में कामयाब रही है और आगे भी उनकी कोशिश यही है कि उसको मौखर किया जाए और पूरे मुल्क को अक्टूबर के करीब जाके इंतखाबात में ले जाया जाए। लेकिन पीटीआई का और इमरान खान साहब का जो इसके अंदर खदशा है वो ये है कि अगर अभी इंतखाबात नहीं होते हैं 14 मई को, तो फिर क्या गारंटी है कि वो अक्टूबर में भी नहीं होंगे। बिल्कुल सही, तो ये इस वक्त सूरत है। अच्छा, और बैरिस्टर साहब, मुज़ाकरात के हवाले से आपको क्या लगता है, अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर सर्टनली एक क्योस है, फिर एक तसादुम है और फिर वही है जो कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल से हो रहा है। माइट इज़ राइट है, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, जिसके पास ताकत है वो अपनी बात मनवा लेगा। मिसाल के तौर पे हुकूमत के पास अभी ताकत है, वो कहते हैं कि हम नहीं परवाह करते हैं, आइन अगर कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो, हम कहते हैं कि नहीं जी अक्टूबर में ही होंगे, तो वो अक्टूबर में ले जाएंगे इंतखाबात को। अगर कोई और ज़्यादा ताकतवर आकर उसने कहा कि अक्टूबर में भी नहीं होने चाहिए,
तो अक्टूबर से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि फिर आइन की तो चल ही नहीं रही है ना, फिर कानून की तो नहीं चल रही, फिर रूल ऑफ लॉ की तो नहीं चल रही, फिर तो वही है कि जिसके पास ताकत है वो अपने जोरे बाजू से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात नहीं होते हैं और मुज़ाकरात के नतीजे में भी नहीं होते हैं, कामयाबी नहीं होती है मुज़ाकरात की, तो फिर उसके बाद भाई जिसकी लाठी है उसी की भैंस। ट्रू दैट। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने दुरुस्त फरमाया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला अभी आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात की कामयाबी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का दिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी क्या ब्रेक थ्रू होता है इस मुज़ाकरात के जरिए, क्योंकि एक तरफ पीटीआई जो कि सड़कों पर आने का इंदिया दे चुकी है, दूसरी जानिब है हुकूमत जिसका ये कहना है कि सूबाई इलेक्शंस की बजाय हमें आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, और कुछ महीने इंतज़ार के बाद अगर अक्टूबर में हम ये फैसला कर लें कि एक ही बार आम इंतखाबात में जाया जाए। लेकिन बात फिर वही है कि पीटीआई ये कहती है कि हमने असेंबलीज डिसॉल्व की और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, जो कि हुकूमत नहीं करवा रही। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अक्टूबर में आम इंतखाबात हो जाए? और जमील, ये भी तो देखिए ना कि सिचुएशन क्या, एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, सिचुएशन कहाँ जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। और ऑपोजिशन की जानिब से कहा भी यही जा रहा है, काफली की जानिब से भी, पीटीआई की जानिब से भी, कि एक तरफ तो आप हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं, दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियों का सिलसिला भी नहीं रोक रहे। बिल्कुल। तो लेट्स सी कि आज की जो हुकूमत और ऑपोजिशन की जो नशिस्त होनी है, इन मुज़ाकरात का क्या आउटकम आता है, उस हवाले से भी आपको हम अपडेट रखेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी बिल्कुल। और जब ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हम बात करेंगे नूरजहां की, मधुबालक पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। कराची की हथनी नूरजहां की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो रात सामने आ चुकी है, और हथनी 4 माह से माजूर थी। पिछली टांग की 2 हड्डियां टूटी हुई थी। चिड़ियाघर इंतजामिया ने नूरजहां की बीमारी को छुपाया, और अगर वो वक्त पर उसका इलाज कराते तो आज जिंदा होती। और जब ये वाकया पेश आया उसके बाद जो कराची चिड़ियाघर की इंतजामिया है वो फाइनली जाग उठी है, और सफारी पार्क में अब ये कहा जा रहा है कि हथनी, मधुबाला और 4 शेरनियों को भी लाने का फैसला किया गया। लेकिन उनका ख्याल किस तरह से रखा जाएगा? एक तो ये बड़ा सवाल है, उनका ख्याल किस तरह रखा जाएगा, और दूसरा आपने जो ये जिक्र किया है ना कि इंतजामिया जाग उठी चिड़ियाघर की, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो नाअहली का पोल खोल रही है इंतजामिया का। तो ऐसे में जो है वो ये कहा जाए कि आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा। वो हाथी हो या दीगर जानवर हो, मजीद उनको लाने का जो फैसला किया गया है उसमें भी एक बड़ा सवाल है कि उनकी देखभाल का जो इंतजाम है क्या वो भी इसी तरह होगा। तो सबसे पहले तो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से अपने रिपोर्टर से पूछते हैं कि उसमें क्या डिटेल सामने आई है। आसिफ अली सैयद, जी, जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आया है उसके मुताबिक इसकी जो पिछली टांग थी, एक सीधी जो पिछली टांग थी, उसकी 2 हड्डियां टूटी हुई थी। और वो हम यहाँ पे जब कवर कर रहे थे तो हम देख भी रहे थे कि वो उसको टांग को घसीट के चलती थी अपने, और उससे चला नहीं जाता था, और उसकी वजह से वो अपना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी, और जब वो तालाब में गिरी थी इसी वजह से, और उसके बाद वो उठ नहीं सकी थी। फिर उसको क्रेन की मदद से उठा के उसको यहाँ पर बालू मट्टी के ऊपर डाला गया था। तो ये फोरपोस्ट की टीम जो आई थी उन्होंने बताया था कि अगर ये एक दफा गिर गई हथनी या बैठ गई तो फिर इसका उठना और जो है ना मुश्किल हो जाएगा। ये इससे पहले की जो साबिक इंतजामिया थी वो खालिद हाशमी थे यहाँ के जू डायरेक्टर, उनके दौर में 5 महीने पहले तकरीबन ये बीमार हुई थी, और उस वक्त हमारी जब डॉक्टरों से यहाँ के बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसको कोई तकलीफ होती है या तो हम इसको पेन किलर इंजेक्शन दे देते हैं। उसके बाद जब ये ज्यादा इसकी शिद्दत इख्तियार की गई तो फिर इन्होंने फोरपोस्ट की टीम से राब्ता किया। फोरपोस्ट की टीम ने फिर इनको टाइम दिया क्योंकि उस वक्त वो अफ्रीका में किसी ऑपरेशन पर थे अपने। उस दौरान जो है इनकी जब नाअहली सामने आई तो इनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई और इनको हटाया गया, क्योंकि जब फोरपोस्ट की टीम आई थी और जिस दिन नूरजहां का यहाँ पे इलाज किया जा रहा था उस दिन जो खालिद हाशमी है साबिक डायरेक्टर, वो यहाँ पूरा दिन मौजूद नहीं थे चिड़ियाघर में।
गवर्नर सिंध ने उस पर सवाल उठाया था कि जिनको यहाँ होना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर इनके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई, लेकिन उस इंक्वायरियों का पता नहीं चला, लेकिन इनको हटा दिया गया बिला आखिर। और उसके बाद जो है फिर नए डायरेक्टर कमर अयूब को यहाँ तैनात किया गया। जो नई इंतजामिया आई थी उन्होंने अपने तौर पर काफी कोशिशें की फोरपॉस की टीम के साथ मिलकर, लेकिन वो जाबिर न हो सकी, बिला आखिर वो इंतकाल कर गई थी और उसको इसी आहते में दफना दिया था चिड़ियाघर के अंदर ही। ये तो मेरे पीछे पिंजरा देख रहे हैं आप, इसी में इसको दफनाया है, इस पिंजरे के अंदर, और यहीं पे इसकी कब्र बनाई गई है। और मधुबाला जो है उसको फिर 15 दिन बाद तकरीबन इसके इलाज के और इंतकाल के फिर इसको यहाँ छोड़ा गया था, क्योंकि हाथियों के बारे में कहते हैं कि उनकी एक नफ्सियात होती है कि वो कम से कम 5 दिन अपने साथी के मरने का सोग मनाते हैं, और फिर वो उसकी जगह पर आकर, कब्र पे आकर वो उसको सूंड से अपने सूंघते हैं, फिर उसका तवाफ करते हैं उस जगह का, और फिर वहाँ से मिट्टी उठा के जो है हाथी उसका साथी अपने ऊपर डालता है। मतलब वो उसका गम मनाने का एक अंदाज होता है। बिल्कुल। उसके बाद फोरपॉस की टीम ने भी इसकी ज़हनी सेहत के हवाले से कुछ तरबियत की थी, क्योंकि जब इसको यहाँ से सफारी पार्क मुंतकिल किए जाने का प्रोग्राम है तो जी आसिफ बताइएगा, क्या इससे पहले भी इंतजामिया की गफलत के बायस कोई ऐसा वाकया पेश आ चुका है, किसी हाथी की मौत हुई है? जी हाँ, इससे कबल जो है वाइट लॉइन जो है वो हलाक हो चुका है यहाँ चिड़ियाघर में। वो भी बीमार हो गया था, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने ग़िज़ा का मसला होता है, यहाँ पे डॉक्टर कोई प्रॉपर मौजूद नहीं है। वाइट लॉइन के बाद यहाँ पे एक टैबी टाइगर था, गोल्डन टाइगर, वो बहुत कीमती शेर होता है, वो भी मर चुका है। भी इस हथनी की बीमारी के सामने आने से पहले वो मर चुका है। इससे पहले यहाँ की जो सबसे पुरानी हथनी थी अनारकली, वो सिर्फ एक वाहिद ऐसी हथनी थी जिसने अपनी उम्र 70 साल से ज्यादा, यानी 10 साल वो ऊपर, वो 80 से 82 साल तकरीबन वो जी थी, और फिर अपनी तबाही मौत वो इंतकाल कर गई थी। लेकिन यहाँ पे जानवरों का बुरा हाल है। एक शेरनी जब हमने देखा, गुज़िश्ता दिनों हमने खबर भी ब्रेक की थी कि वो नाबीना है, वो शेरनी बिल्कुल देख नहीं सकती। उसका इंकशाफ भी इनको इंतजामिया को जब हुआ था, जब फोरपॉस इनके खून के नमूने ले रहे थे, तो उस दौरान इनको पता चला, इनको बताया गया कि भाई ये देख नहीं सकती और ये नाबीना है। मतलब इस बात को भी छुपाया गया था मीडिया से भी और दीगर लोगों से भी कि ये शेरनी अंधी है, कि ये अफ्रीकी शेरनी है। और इसके मुंह पे जब हमने निशानात देखे थे तो वो इस तरह के थे जैसे अंधेपन में आप सोच सकते हैं कोई चले और कहीं टकरा जाए और फिर उसको खराश लगे। तो उस बारे में भी जो है, इस बारे में भी देखा जा रहा है, मालूमात ली जा रही हैं। और जी आसिफ अली सैयद, आपने इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और ये मामला ऐसा है, आप देखें कि हुकूमती इदारा जिसको भी हम डिटेल से देखें, हमें ऐसी ही नाअहली नज़र आती है। और कराची इंतज़ामिया जो है वो भी हमें आप देखें कि इस तरह नज़र आ रही है कि उनकी फुर्तियाँ तो नज़र आती हैं चिड़ियाघर इंतज़ामिया की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बता रही है वो खुलकर बता रही है, नाअहली का पोल खोल रही है। बिल्कुल। और जब फोरपॉस की टीम चिड़ियाघर में मौजूद थी तो जो खालिद हाशमी साहब हैं, जो साबिक चिड़ियाघर के डायरेक्टर थे, वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। तो अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, आप एक ओहदे पर फाइज हैं, तो आपकी ये फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी इस तरह का अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो आपको वहाँ पर होना, आपकी मौजूदगी, और फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से आप इतना असल बात ही है हिना, असल बात ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी पर बात करते हैं। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट अनीसा खान साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। अनीसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताइएगा। और बहुत शुक्रिया कि आपने इस इम्पोर्टेंट इशू के लिए बात करने के लिए मुझे आपने इनवाइट। जी थैंक यू। अनीसा, क्या कहेंगी आप, कराची का ये जो वाकया है इसमें ख़ास तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इंतज़ामिया की गफलत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। सवाल ये है कि हम बैरून मुल्क से जानवर तो ले आते हैं लेकिन उनकी मुनासिब देखभाल नहीं कर पाते। कहाँ लैक कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट जो है वो कहाँ फेल हो रही है आपके ख्याल में? पहली बात तो ये देखें कि हमारे अपने मुल्क में जो जानवर ऑलरेडी मौजूद हैं, हम पहले तो उनकी ही हिफाजत सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं।
जो हमारे मुल्क में जानवर हैं उनकी पोचिंग हो रही है, इलीगल हंटिंग हो रही है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो वाइल्ड लाइफ को केटर करने चाहिए और उनका हल करना चाहिए। फिर उसके बाद ये हमें जो लग्जरीज हैं और जो एंटरटेनमेंट है जो किसी जानदार से रिलेट करती है, फिर उसके बाद इसको हमें फोकस करना चाहिए। तो हम पहले ही हमारी बेसिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी में ही लैग कर रहे हैं, तो हमें एंटरटेनमेंट की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। हम वैसे ही एक डेवलपिंग कंट्री हैं और करप्शन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है और हमारी जो सरकारी अमला है ख़ास तौर पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वैसे ही आम डिपार्टमेंट्स में नहीं पूरी करता। ये तो एक जानदार का मामला है और अगर आप सिर्फ जानदार ना करें तो ये एक बहुत बड़ा एसेट होता है किसी मुल्क का, एक जानवर, एक ऐसा जानवर जिसको देखने दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं। तो इस तरह का जानवर हम अपने मुल्क में बुला लेते हैं, ले आते हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं देते और उसके बाद एक तरह से उसकी तजलील करते हैं। तो इसलिए तो जूज का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अनीसा खान साहिबा, ये जो अब इतनी फुर्तियां दिखाई जा रही हैं, अगर थोड़ा सा हम पहले उसकी तरफ फोकस करते इस इशू पर और जो नूरजहां है उसका हम ख्याल करते, इस तरह से हम गफलत ना बरतते तो ये वाकया पेश ना आता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें बात सामने आई है कि जो उसकी टांग की हड्डियां थी, 2 हड्डियां वो टूटी हुई थी। तो आप क्या कहेंगी कि ये गफलत क्यों बरती गई और अब जो इतनी फुर्तियां दिखाई जा रही हैं, क्या इनका कोई फायदा भी होगा? देखिए, गफलत की कोई वजह नहीं होती, गफलत आपकी फितरत में होती है। और कराची में सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि जो कराची जू है वो KMC के अंडर है, वो होना चाहिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंडर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास एक्सपर्टीज होती हैं, वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं। अब KMC एक ऐसा इदारा है कि जिसका जानदार से और वाइल्ड लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऑब्वियसली वो गफलत नहीं भी बरतेंगे तो वो लैक ऑफ एक्सपर्टीज की वजह से वहाँ पर खराबी ही करेंगे। अभी भी 4 पॉज जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने आकर नूरजहां का इलाज किया था और अब वो मधुबाला को भी चेक कर रही है, वो अब आकर उनके बाकी जानवरों को भी एग्जामिन कर रही है, लेकिन वो जानवरों की भी हालत बहुत बुरी है। तो पिंजरे उनके बहुत छोटे हैं, गंदे हैं, बहुत सारे जानवरों को उन्होंने बिल्कुल एक इंडिविजुअल अलहदा आइसोलेशन में रखा हुआ है, मतलब उनके साथ पेयर ही मौजूद नहीं है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने चीजें आ रही है ना, जब नूरजहां का केस हाईलाइट हो गया है। अभी तो आप उसकी टांगों की बात कर रहे हैं कि एक्सरे रिपोर्ट्स में उसकी टांगों में फ्रैक्चर आए हैं। अभी आपको ये भी शायद इल्म में आ गया होगा कि बाकी जो हाथी अभी KMC में मौजूद हैं, उनके भी जो हाथी दांत होते हैं वो भी खुफिया तौर पे गायब हो चुके हुए हैं। तो ये गफलत के अलावा एक जुर्म की तरफ भी जा रहा है ये मामला। बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट। अनीसा साहिबा, शेरनियों का जो मामला है, आप देखिए कि ये जो शेरनियाँ हैं ये अपनी तबई उम्र पूरी कर चुकी हैं, तो अभी फैसला तो किया गया है उनको भी शिफ्ट करने का, लेकिन उनका ख्याल किस तरह से रखा जाए? इंटरनेशनली अगर आप बात करें, कोई ऐसे मुल्क की बात करें जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाती हैं, जहाँ पे बाकायदा वेट एज ए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी ट्रेंड है, वहाँ पे तो एक ऐसा जानवर जिसकी उम्र हो चुकी है, अब वो एक सीनियर लाइफ गुजारना चाहता है कंफर्ट में, वहाँ पे तो ऐसा जानवर रखा जा सकता है बहुत आराम से। और वहाँ पे भी वहाँ पे भी जब उम्र इस तरह पूरी हो जाती है तो यूथनेसिया को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा जानवर है, शेर है फॉर इंस्टेंस, और उसकी जो हैंड लेग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जवाब देती जा रही हैं, जो कि बढ़ती उम्र में होता है, तो उस टाइम पे यूथनेसिया का ऑप्शन भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के जानवर को विदाउट फैसिलिटीज, विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज रखना भी उसके ऊपर एक जुल्म है। जी बिल्कुल ठीक कहा अनीसा खान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। और बड़े वैलिड पॉइंट्स जमील अनीसा खान साहिबा ने उठाए। हम बाहर से जो एनिमल्स लेकर आ रहे हैं, जो जानवर हम लेकर आ रहे हैं, ख्याल हम रख नहीं पा रहे, लेकिन हम जानवर लेकर आ रहे हैं, फिर उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि मेरी ही नेबर में एक मेरी फ्रेंड रहती है और उनके घर पे एक पेट है, उनका एक पालतू कुत्ता है, वो बीमार हो गया। आई थिंक ईद का चौथा दिन था और वो ढूंढती रही पूरी रात उसको लेके, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड जिन लोगों को पेट्स, मुझे लगता है कि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जब आप पेट्स के साथ वक्त गुजारते हैं, आपकी इतनी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है कि उनको तकलीफ पहुंचती है तो आपको तकलीफ पहुंचती है। वो सारी रात लाहौर जैसे शहर में वेट ढूंढती रही, कोई नहीं, और ऐसे ऐसे वेट हॉस्पिटल्स थे जिसके ऊपर लिखा हुआ है 24/7 अवेलेबिलिटी है जी, डॉक्टर्स भी वहाँ पर होंगे, और वो भी बंद वहाँ पर बिल्कुल जी वो भी बंद मिले। तो मुझे लगता है कि
ये नेग्लिजेंस के जो मामलात हैं ये अगर बेहतर हो जाएं तो जानवरों का ख्याल बेहतर तरीके से रखा जा सकता है। बिल्कुल ट्रू दैट हिना। नाज़रीन अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। मोनालिसा जैसी शाहकार पेंटिंग के खालिक लियोनार्डो डा विंची का शुमार दुनिया के मारूफ तरीन मुसव्विरों में होता है। वो 15 अप्रैल 1452 को फ्रांस के इलाके विंची में किसान घराने में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई पेशा वराना जिंदगी मिलान में गुजरी और बाद में उन्होंने रोम, बोलिविया और वेनिस में काम किया। अपनी जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने फ्रांस में अपने उस घर में गुजारे जो उन्हें फ्रांसिस अव्वल ने दिया था। हम उनका जिक्र आज कर रहे हैं। मोनालिसा की पेंटिंग फ्रांस के म्यूजियम में मौजूद है और उनका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन जो है उनकी वफात हुई थी और डेथ एनिवर्सरी है। पेंटिंग के हवाले से हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि AI टेक्नोलॉजी की मदद से मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसको ओपन किया गया है और उनके पीछे जो व्यू है उसको मजीद इफेक्ट दिया गया है। एक वीडियो इफेक्ट भी है और उसको ब्रॉडर भी किया गया है, उसको इनहैंस भी किया गया है। मुझे लगता है कलर पैलेट को भी इम्प्रूव किया गया। और जमील, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी जो कि बहुत सारे शायद लोगों को मालूम ना हो कि डा विंची जो है वो कभी स्कूल नहीं गए। He never went to school, number one. He was a great musician. जब वो 14 साल के थे तो वो बहुत अच्छा म्यूजिक भी प्ले करते थे। इसके अलावा जो है बिल गेट्स ने उनकी एक बुक भी खरीदी हुई है, वो उन्हीं के पास है। बहुत महंगी उन्होंने वो बुक खरीदी हुई है। तो आप ये सोचें कि जो शख्स कभी स्कूल नहीं गया, इसने कभी कुछ स्कूल जाके सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो कितना टैलेंटेड था वो भी शख्स। और फिर जो मोनालिसा की ये पेंटिंग है उसको तो लोग बहुत सराहते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर उसकी बहुत सारी कॉपीज भी अब तो अवेलेबल हैं। अब तो आप गूगल पे जब सर्च करते हैं तो इतनी इमेजेस आती हैं कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से वाली जो है वो ऑथेंटिक है। और AI टेक्नोलॉजी से जहां इस पेंटिंग को खोला गया है, इसके व्यू को, वहीं AI टेक्नोलॉजी की मदद से ये भी एक प्रिडिक्ट कह लें या किया गया है कि आज के दौर की अगर मोनालिसा होती तो वो कैसी होती। तो AI टेक्नोलॉजी से लोग इतना ज़्यादा खेल रहे हैं। मैंने आई हैव सीन दैट पिक्चर, ब्यूटीफुल, दैट इज ब्यूटीफुल। और AI टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और खबर भी अपने नाज़रीन को हम डिटेल के साथ वो शेयर करेंगे क्योंकि AI टेक्नोलॉजी के जो बेसिकली आप कह लें खालिक हैं, जो हु इज़ वर्किंग फॉर लास्ट 25 years ऑन AI टेक्नोलॉजी, उन्होंने आने वाले वक्त में एक बता दिया है कि इंदिया दे दिया है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उन्होंने गूगल से रिजाइन भी कर दिया है। और एक और शख्स है, ये डिटेल के साथ हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर हम कभी ना आराम से डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा जमील, कौवे आपने अक्सर देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, हमें तो बहुत नजर आते हैं पाकिस्तान शरारतें करते हुए। फिर वो एक कौवे की स्टोरी थी जिसपे वो पत्थर पानी में डालता रहता है और उसकी सतह ऊपर आ जाती है। लेकिन क्या आपने कौवे को एक थर्स्टी क्रो वाली कहानी, थर्स्टी क्रो वाली बचपन, मुझे लगता है कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने वो ना पढ़ी हो, सबने पढ़ी होती है। सियाना कहा जाता है कौवे को, कौवे को सियाना कहा जाता है। जहाँ कौवे को सियाना कहा जाता है वहीं कौवे की एक कहानी आपके साथ हम शेयर करते हैं और आपको इसके वीडियो भी दिखाते हैं, विजुअल भी आपके साथ शेयर करते हैं। सऊदीया से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता जो कारी हैं राशिद अल अफासी, उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि कौवे ने एक बिल्डिंग पर लगे इसराइल के झंडे को 27 सेकंड की तगोदो के बाद उतारकर नीचे फेंक दिया। और एक और सारिफ ने इस पर तबसरा करते हुए लिखा है कि अल्लाह फ़लस्तीन के साथ है। और एक सारिफ ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें दिखाया गया है कि 2 कौवे इसराइल के परचम को फाड़ रहे हैं। तो ये वीडियो आप देखिए जिसमें ये जो कौवा है ये इसराइल का झंडा उतार रहा है और उसको प्रॉपर फाड़ने की कोशिश कर रहा है। और कितनी महारत के साथ, मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ जमील कि उसने पूरी कोशिश की है, उसने पूरी मेहनत की है, मतलब उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ उसने वो जो है झंडा
वो तार ऐसा के बिल्कुल नीचे। नहीं लग रहा कि कव्वे को ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। Exactly. पता चल रहा है कि कव्वा इस झंडे को ही उतारना चाह रहा है और बगैर किसी ब्रेक के वो अपना ये काम कर अच्छा रहा है। जमील, मुझे तो ना बड़ा रिमोट कंट्रोल ये कव्वा लग रहा है, बिल्कुल प्लान्ड हरकत जिसको हम कहते हैं कि मतलब जैसे किसी ने सिखा के भेजा है। अच्छा हम सुनते थे कि मिट्ठू तोते वो जो है ना हम उनको सिखा सकते हैं, उनको समझ भी आती है, वो अक्सर कव्वे बातें भी वैसे करते हैं, सियाने होते हैं। लेकिन कव्वे बहुत सियाने होते हैं भाई, वाकई। बहुत आपने थर्स्टी क्रो वाली सीखा कहानी हुआ। भी हमें याद करवाई है ना, बचपन की यादें हैं कि कव्वे के बारे में कहा आपके जाता है। बचपन में वैसे वो होती Thirsty crow? थर्स्टी हाँ पढ़ी थी ना, यस वही तो मैं कह रहा हूँ। वही से तो पता चला कि कव्वा बहुत सियाना होता है। ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं पाकिस्तान की नामवर गुलकारा का, जिनका नाम इस वक्त पूरी दुनिया में गूंजा है। सनम मारवी की तस्वीर न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर की जीनत बन गई है। आप देख सकते हैं सनम मारवी की ये तस्वीर न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर की जीनत बनी है। और एक मारूफ कंपनी है स्पॉटिफाई, जिसकी तरफ से ये एक कैंपेन का आगाज किया गया है जिसमें बहुत पजीराई मिलती है बिल्कुल। और जमील, मैंने तो इनको इंटरव्यू भी किया है, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ। और मैं ये भी यहाँ पर बताना चाहूँगी कि बहुत जब अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं तो आप जब हम्बल होते हैं लोग आपकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि जब अल्लाह ताला आपको इतना ज़्यादा नवाज दें और आपका एक नाम हो, आपको इतनी शोहरत पजीराई मिली हो और आप इतने डाउन टू अर्थ हो। तो जब मैंने इनका इंटरव्यू किया जमील, ये जब हमारे सेट पे आई, स्टूडियोज़ में आई, तो सबको ये झुक कर सलाम करी थी और आदत की बहुत अच्छी हैं। इनको बहुत बहुत मुबारक। इनके बारे में बिल्कुल ये बहुत मशहूर है, मतलब ये बात की जाती है कि शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल है वो। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। बात करेंगे एशिया कप के इनेकाद की। पाकिस्तान असूलों की खातिर एशिया कप कुर्बान करने को भी तैयार है, जबकि पीसीबी ने एक बार फिर वास्ते कर दिया है कि इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में रवां साल होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई थी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकाम बार बार अपनी टीम इवेंट में शिरकत के लिए ना भिजवाने के बयान देते रहे। जवाब में पीसीबी की जानिब से भी भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार का मौकिफ अपनाया जाता रहा। गुज़िश्ता चंद माह में हुकाम की मुतादिद मुलाकातें भी हुई, जिसके बावजूद ये डेडलॉक अभी तक खत्म नहीं हो सका। ये एक ऐसा मामला है जिसमें हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं आने दिया जा रहा और पीसीबी का ये कहना है कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आते तो आने वाले मैचेस में हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। बिल्कुल। इस पर एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं और इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद का मामला पाकिस्तान और भारत में ठन गई। भारत मैं ना मानू की रट लगाने लगा। एशिया कप पाकिस्तान में कराने के लिए पीसीबी और भारतीय बोर्ड के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक एशिया कप किसी और वेन्यू पर नहीं कराएंगे। भारत के इनकार की सूरत में एशिया कप मंसूख होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक भारत ने एशिया कप की तारीखों के दौरान 5 मुल्की टूर्नामेंट कराने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। आईसीसी इजलास में एशिया कप का इनेकाद पाकिस्तान, जबकि सिर्फ भारत के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की तजवीज सामने आई थी। अबू बकर बिलाल, सुनो न्यूज, लाहौर। इसी मामले पर तफसील से बात करते हैं। इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रावेश बिश्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। रावेश, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या खबरें हैं इंडिया में, क्यों भारत अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं भेजा एशिया कप के लिए? देखिए, आपके दो सवाल है कि सबसे पहले क्या खबर है। ये एक्चुअल में खबर फ्लो हुई पाकिस्तान मीडिया से और हमने बीसीसीआई से इससे जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है और एशिया कप भी अभी कैंसिल नहीं हुआ है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, बात चल रही है। हाँ, ये बात सही है कि न्यूट्रल वेन्यू में इसको कराना है या पाकिस्तान में टीम्स जाएंगी। इंडिया तो डेफिनेटली वहां पे नहीं जाएगा। तो इंडिया के मैचेस जो कि हाइब्रिड मॉडल पीसीबी ने पेश किया था कि इंडिया विल प्ले देयर मैचेस इन अ न्यूट्रल वेन्यू, चाहे वो यूएई हो, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, यहाँ पे मैचेस कराए जाएं। बट उसको लेकर अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं, कोई फाइनल कॉल एशिया कप को लेकर नहीं किया गया। नाउ आपका जो पहला सवाल था कि इंडिया क्यों पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेज रहा है, काफी समय से नहीं भेज रहा है बिकॉज दोनों मुल्कों के बीच में हालात, मतलब हमारे दोनों मुल्कों के जो हालात हैं, बॉर्डर पे जो टेंशन है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसको बीसीसीआई फॉलो करता है और बीसीसीआई ने कई बार ये बात आईसीसी में भी कही है, पीसीबी के प्रेसिडेंट्स को भी कही है, नजम सेठी गोनी, रमीज राजा हो, उनसे पहले जो भी हो, सबके साथ ये बात डिस्कस की गई है और ये एक कॉल है जो कि इंडियन गवर्नमेंट को लेना है और बीसीसीआई इसको फॉलो करता है, इसलिए इंडिया जो है अपनी टीम वहां पे नहीं भेज सकता है। जी, लेकिन रावेश, आप नहीं समझते कि क्रिकेट, आर्ट्स, इस तरह की चीजों में कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए?
ये चीजें सियासत से पाक होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया? नहीं, देखिए ये सवाल जो है ना कई सालों से पूछा जा रहा है और कई सालों से हम इसके जवाब भी दे रहे हैं। ये दो कंट्रीज के बीच की जो टेंशन है बेसिकली उसका मामला है, जिसकी वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट प्लेइंग बायलैटरल सीरीज। इसमें तो कोई बात कोई छुपी भी नहीं है और ये काफी सालों से चला आ रहा है। लास्ट टाइम 2012-13 में हमने खेली थी जब पाकिस्तान इंडिया आया था, उसके बाद से तो 10 साल हो गए और इंडिया पाकिस्तान ने कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेली है। तो वो स्टैंड है इंडियन गवर्नमेंट का, वो स्टैंड है बीसीसीआई का और पीसीबी ने तो अपील भी की थी आईसीसी में, ऊपर भी अपील हुई थी, वो रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि एमओयू जो साइन हुआ था उसमें क्लियरली था कि गवर्नमेंट जो स्टैंड लेगी उसी को फॉलो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल क्रिकेट जो है वो बायलैटरल पॉसिबल होने वाली है। इवन एशिया कप पर भी जो है वो कह सकते हैं कि एक संकट के जो कहते हैं ना बादल मंडरा रहे हैं, वो सीन सही ठीक हो गया। अच्छा सलमान भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? अगर पाकिस्तान अपने असूली मौके पर कायम रहता है तो क्या एशिया कप का इनेकाद हो सकेगा या खतरे में नजर आ रहा है आपको? देखिए, आई वुड नॉट लाइक टू स्पेकुलेट। अभी तक कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से। इंडिया का जो स्टांस है वो इट स्टैंड्स फ्रॉम क्वाइट अ नंबर ऑफ इयर्स और आई थिंक पाकिस्तान जो है वो अपनी कोशिश करता है कि भी पाकिस्तान में टीमें आए, सब आ गई हैं। इंडिया का जो स्टांस है वो स्ट्रेटेजिक है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि करंटली तो कोई इश्यूज नहीं है सिक्योरिटी के हवाले से जो अगर उस पर कोई बात है। बट यस, जो आपस के हालात है इफ दे थिंक इट्स नॉट सूटेबल तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई पाकिस्तान इज डाइंग टू प्ले इंडिया। नहीं आते तो ना आए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर वो ये समझते हैं इट्स देयर स्ट्रेटेजिक स्टांस तो व्हाट्स द पॉइंट उन्होंने पीछे जाने की जरूरत है। सही सही। अच्छा रवेश, व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं डायरेक्टली आपसे ये सवाल पूछूं, देखिए बीसीसीआई का भी यही कहना है कि ये डिसीजन जो है वो भारतीय हुकूमत लेगी कि टीम पाकिस्तान भेजनी है या नहीं भेजनी। बट बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, आपकी राय क्या है? आपको नहीं लगता कि खेल जो है उसमें कोई इस तरह की टेंशन, क्योंकि सिक्योरिटी सूरत तो पाकिस्तान में बहुत पैदा, इंटरनेशनल टीम्स आप देखें कि इसी साल पाकिस्तान में आई हैं, वो खेली हैं, आपको नहीं लगता कि इंडियन टीम को आना चाहिए, पाकिस्तान खेलना चाहिए? देखिए इसके भी दो जवाब है, दो क्वेश्चंस आपने पूछे उसके अलग अलग जवाब हैं। एक्चुअली जो बाकी टीमें पाकिस्तान में आई है उनका कोई पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है या डायरेक्ट टेंशन नहीं है। अब इंग्लैंड की बात कर लीजिए, इंग्लैंड 7 समंदर पार है। न्यूजीलैंड की बात कर लीजिए, वो एक अलग कॉन्टिनेंट है, उनका कोई डायरेक्ट इशू नहीं है पाकिस्तान के साथ। फ्रॉम 1947 टू 2023 वी हैव अ डायरेक्ट इशू विद पाकिस्तान। देयर आर सो मेनी बायलैटरल डायलॉग्स, देयर हैव बीन वॉर्स। कोई इंग्लैंड ने लड़ाई नहीं लड़ी है पाकिस्तान से या न्यूजीलैंड ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। या टेररिज्म का जो इशू है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का इशू है। बॉर्डर की जो टेंशन है वो इंडिया और पाकिस्तान की। तो हम इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या किसी और टीम का कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं कर सकते। देयर आर फ्यू सिक्योरिटी कंसर्न्स जिसको कि हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और ऐसे में इट्स नॉट फिजिबल कि वहां पे टीम भेजी जाए पाकिस्तान में, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। सेकंड थिंग, मुझे जो पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल है वो भी बिल्कुल फिजिबल नहीं लग रहा है। यू कैनॉट से कि यार इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेलेगा, पाकिस्तान अपने मैचेस खेलेगा। फॉर एग्जांपल सिचुएशन, अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है तो फिर मैच कहां होगा? अबू धाबी में होगा, यूएई दुबई में होगा या फिर होगा पाकिस्तान में? ये भी फिजिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि पाकिस्तान चाहेगा कि भाई हम तो अपने होम ग्राउंड के बीच में फाइनल खेले अगर एशिया कप होता है तो, और इंडिया वहां पे जाएगा नहीं। तो क्या आप दो वेन्यूज को प्रिपेयर करेंगे? दिस इज नॉट फिजिबल। ये फिजिबल नहीं है ब्रॉडकास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पॉन्सर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दोनों मुल्कों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे हाइब्रिड मॉडल भी थोड़ा सा इट्स इन डाउट। ठीक हो गया। सलमान भट्ट साहब, कहिएगा कि अगर ये मसला हल नहीं होता तो क्या आइंदा जो चैंपियंस ट्रॉफीज हैं उसमें भी क्या उसकी मेजबानी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? वेल, अब ये स्टैंड ऑफ है तो ऑब्वियसली मुश्किलात तो आएंगी जब तक दोनों पार्टीज एक चीज पे एग्री नहीं करती, तो मुश्किलात तो आएंगी। वी डोंट नो कि होगा क्या, बट जहां तक दो जगह फाइनल अरेंज करने की बात है, ये बात तो ठीक है कि इट्स नॉट ईजी। और अगर ये असूली मौक़िफ़ की बात है तो आई थिंक ये बीच में जितनी दफा डायलॉग हुआ है, जितनी दफा टीम्स आई गई हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ पार्टीशन, जितनी दफा आई गई हैं, तो वो तो असूली मौक़िफ़ तो उससे पहले का होना है। तो बीच में चीजें ठीक भी होती हैं, चीजें ठीक नहीं भी होती हैं। तो आई थिंक इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पुश करने की जरूरत नहीं है। जब इतना एक प्लेन कह लें कि एक सीधा सीधा एक जवाब है, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों उसको परस्यू करते हैं। इसको इन द फर्स्ट प्लेस से फिर किसी ऐसी जगह होना चाहिए यहाँ ये पॉसिबल हो जाए चीज। एंड देन द सेम गोज फॉर द वेन्यूज इन इंडिया एज वेल। जो वहाँ के इवेंट्स हैं फिर वो भी कहीं और होने चाहिए ना।
क्योंकि फिर Absolutely. वो द सेम असूली मौकफ तो असूली होता है ना, बिल्कुल। वसूल उनके लिए और हमारे लिए और तो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल और लेट्स सी, अभी इंडिया की तो खैर चाइना से भी काफी टेंशन रही है, अगर कोई अभी ग्लोबल गेम चाइना में होगा तो विल सी कि फिर उधर क्या चांस होता है। सही। अब सही कहा आपने सलमान भाई। रविश, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? बहुत वैलिड पॉइंट है ये सलमान भट्ट साहब का कि अगर इंडिया में मैचेस होते हैं और उसमें पाकिस्तान फिर शिरकत नहीं करता तो हाउ वुड यू फील कि वो भी यस नहीं, इसकी दो चीजें। देखिए, एशिया कप इज बेसिकली एशियन क्रिकेट काउंसिल आपने बनाई भी, वो सारे मैचेस ऑर्गेनाइज करता है और इट्स नॉट फिजिबल कि मेरे को नहीं फिजिबल लगता कि इंडिया अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में खेला है, पाकिस्तान एंड बाकी कंट्रीज पाकिस्तान में खेल रही है। सेकंड थिंग, जैसा कि वर्ल्ड कप में कहा जा रहा है कि यस पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेगा, वो भी फिजिबल नहीं है यार। वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, इट्स अ वर्ल्ड कप, इट्स नॉट एशिया कप, इट्स अ वर्ल्ड कप जिसमें सारी टीमों ने पार्टिसिपेट करना है। और बीसीसीआई इस बात को डिनाई कर चुका है बिकॉज इस बार मेजबानी इंडिया के पास है, वो बांग्लादेश या पाकिस्तान या श्रीलंका के साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो पाकिस्तान अपने मैचेस बांग्लादेश में नहीं खेल सकता है। थर्ड थिंग, ये तो पीसीबी चेयरमैन कह रहे हैं कि $3 मिलियन का हमें लॉस हो जाएगा अगर एशिया कप नहीं होता, बिकॉज पाकिस्तान इज द होस्ट कंट्री, ब्रॉडकास्टर का बहुत सारी चीजें इसमें लगी होती है। चौथी चीज जो चाइना के बारे में सलमान भाई ने कही, यस वी हैव अ टेंशन विद चाइना, बट हमारा उनके साथ ट्रेड भी बहुत ज्यादा है। तो हमारा उनके साथ एक बायलैटरल डायलॉग्स चलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी में यूज करते हैं कि डिप्लोमेसी भी हमारी उनके साथ चलती है, और बहुत सारे इवेंट में जहां पे हमने वहां पे पार्टिसिपेट किया। क्रिकेट एक अलग गेम है। क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान या श्रीलंका कह लें या सब कॉन्टिनेंट कह लें, इसमें बहुत ही अपर लेवल का गेम है। बाकी अगर हमारी आपकी भी एक टीम आई थी, कबड्डी की या कोई टीम आई थी, तो वो कोई दिक्कत नहीं, किसी आवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। और हमारी भी टीम जा रही है उधर बैडमिंटन खेलने जा रही है, थॉमस कप भी हमने जीता वहां पे, वो कोई दिक्कत नहीं, वो टेंशन नहीं। बट क्रिकेट एक अलग चीज है, क्रिकेट एक जुनून है और ये जुनून क्रिएट करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई दूसरे गेम में भारत या पाकिस्तान के खिलाड़ी, अब जैवलिन में नीरज चोपड़ा थे और पाकिस्तान के भी खिलाड़ी थे, वो आपसी इनका बिल्कुल सही था। इंडिया पाकिस्तान की टेंशन अलग हो जाती है क्रिकेट में। सो क्रिकेट को हम थोड़ा सा हमें अलग करना पड़ेगा। इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर एंटायरली डिफरेंट। रवेश, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और सलमान भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील के साथ हमने इसको डिस्कस किया। और रवेश का ये कहना है कि ये जो बॉर्डर टेंशन है या भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जी आई डोंट नो, वो ये कहना चाह रहे हैं शायद कि जब तक वो ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तब तक हम क्रिकेट एक दूसरे के मुल्कों में आके, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही कि ये ताल्लुकात बेहतर होंगे और हम क्रिकेट एक दूसरे के वेन्यूज पर जाकर खेल सकेंगे। देखिए कितना लोग पसंद करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस को, और बिल्कुल, और जाते जाते वो अपने कमेंट में ये भी कह गए हैं कि क्रिकेट एक जुनून है। बिल्कुल ठीक है, तो जब क्रिकेट एक जुनून है, और जिस तरह बिना आपने जिक्र किया कि आर्ट्स हो या स्पोर्ट्स हो, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो इसीलिए पॉलिटिक्स को बीच में नहीं आना चाहिए खेल के। और खेल जहां भी होता है लोग, अच्छा पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो सबसे ज्यादा हाई रेटेड मैच होता है, वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच होता है। लेट्स सी इस मामले का क्या बनता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपना उसूली मौक़िफ़ ले चुका है। सॉर्ट आउट हो जाए ये मसला, और ये बात वर्ल्ड कप तक ना जाए, फिर हमारी का मसला बन जाएगा कि जी अब हमने अपनी टीम को नहीं भेजना इंडिया। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों से हमें बाहर निकलना चाहिए। ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन है, ऑलरेडी माहौल में बहुत ज्यादा, आपके ख्याल में न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाना चाहिए ये मैच? कोई तो सोल्यूशन निकाले ना, कोई तो सोल्यूशन निकलना चाहिए। You're right है ना। आगे बढ़ते जनाब, और एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं। यौम मजदूर पर फैसलाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा बहनों पर गैर इंसानी तशद्दुद किया गया। खबर कुछ यूं है, इसकी तफसील के रोटी चुराने के इल्ज़ाम में मुबैना तौर पर गैर इंसानी तशद्दुद का इंकशाफ हुआ है, और थाना मदीना टाउन के इलाके में घरेलू मुलाजमा 2 बहनों 12 साला ईमान फातिमा और 8 साला ज़हरा वेस्ट को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद खवातीन समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और FIR भी दर्ज कर ली गई है। हम देखते हैं हमारे मुआशरे में आए दिन हम इस तरह की स्टोरीज देखते हैं कि ये जुल्म किया जाता है और उस पर आवाज़ भी उठाई जाती है, लेकिन उसके बाद ये स्टोरीज दब जाती हैं और जुल्म सहने वालों को इंसाफ नहीं मिलता। तो इस पर हम बात करने के तफसील से बात करते हैं। जी बिल्कुल, और इस पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम। कहिएगा क्या कहेंगी, कल मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया और कमसिन बच्चियों पर इतना तशद्दुद किया गया?
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो आलमी दिन हम मजदूरों का मना रहे थे, मजदूरों को हमने मजदूरी के लिए रोड के किनारे बैठे भी देखा है। तो बात यह है कि दिन मनाने में कबाहत नहीं है अगर उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन भी नजर आए। अगर सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स हों और जिसके लिए दिन मनाया जाए उसकी जिंदगी में बेहतरी नहीं है, तो वो फिर सिर्फ दिन आता है और गुजर जाता है, अगले साल फिर आ जाता है। जहाँ तक मैं इस वाकये की बात करूँ, और इस तरह के वाकयात पे हम बहुत बात करते भी हैं, तो यही कहा जा सकता है कि आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है जमाने में खुदा भेस बदल कर। अब ये तो एक बेहतरीन सोच है, लेकिन हमारे यहाँ का एक माइंडसेट क्या है? हमारे यहाँ का माइंडसेट ये है कि जो गुलामी का तस्वुर हमने देखा था, अंग्रेजों के दौर से चला था और उन्होंने हम पर गुलामी की, हम उनके गुलाम थे, पहले उनके थे और अब हम अपनों के गुलाम हैं। और अपने मुल्क के जो हमारे जो बासी हैं वो दौलत और ताकत के नशे में एक दूसरे पर हुकूमत कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। इब्ने आदम कहीं से नहीं लगते, इब्ने इब्लीस ही लगते हैं। बात इतनी सी है कि गुलामी हमारे खून में इस तरह सरायत कर गई है कि उसको कोई भी बुरा नहीं समझ रहा। यानी जो मजलूम है ना, वो भी उसको बुरा नहीं समझ रहा, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि मुझ पर हुकूमत की जा सकती है। गुलामी से निकला कब जाता है? जब ये जज्बा दिल में कोई जन्म लेता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पास एक गरीब तबका, अगर आप उनसे बात करें तो उनकी बातों में बहुत बेचारगी, लाचारी और मायूसी, इस किस्म की बातें नजर आती हैं जो मेरे दिल को तकलीफ देती हैं। अल्लाह ताला ने सबको दो हाथ, दो पैर, दिमाग सब दिया है, तो वो अपने आप को लाचार नहीं समझें, बल्कि वो ये सोचें और इस चीज की उनका शऊर बेदार होना चाहिए कि वो अपने आप में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। क्या ये इस तरह का स्टाफ, इस तरह के हेल्पर्स के बाहर मुल्क में नहीं होते? ये जरूर है कि वहाँ की हुकूमत ने बहुत कवानीन बनाए, लेकिन वहाँ के लोग भी अपने हुकूक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहैसियत इंसान वो जानते हैं कि हमारे पास कितने हुकूक हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपने आप को ना, बिल्कुल से आली साहबा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इससे पहले भी कमसिन घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के बेशुमार वाकयात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। आपके ख्याल में इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका अभी तक? इसलिए कि हम लोग नेक बनना नहीं चाहते, हम लोग सिर्फ नेक दिखना चाहते हैं। सोसाइटी ने बुरे को बुरा कहना छोड़ दिया। ये अब मैं कानून से हट के माशरे की बात कर रही हूँ कि कानून की तो हमने कहा ना कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी जो आपके चल रहा था अभी टीवी पे आपके, वो तो एक सियासी चीज है, लेकिन चाहे सियासी हो, समाजी हो, सकाफती हो, किसी भी हवाले से हमारे पास इंसाफ की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। और हमने हर बुराई की ना एक एक्सेप्टेंस कर ली है, हमने हर चीज को मान लिया है कि ये ठीक है। और ये इन वालिदैन के लिए मैं कहूँ कि जो घरों में छोटे बच्चों को रख कर काम करवाते हैं और उनकी पिटाई करते हैं, उसी घर में उनके अपने बच्चे भी होते हैं। तो एक चीज सोचने की जरूरत है कि तशद्दुद किस तरह से परवान चढ़ रहा है। वो बच्चे अपने माँ बाप को घर के अंदर जब तशद्दुद करते हुए देखेंगे या गरीब के साथ देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि इस किस्म के काम हम लोग कर सकते हैं। तो तरबियत में तशद्दुद हम बचपन से बच्चों के डाल रहे हैं। और हम इंसानों ने ना परिंदों की तरह हवा में उड़ना, मछली की तरह पानी में तैरना सीख लिया, बहुत फक्र महसूस कर रहे हैं। बस सीखना क्या बाकी रह गया है कि जमीन पर इंसानों की तरह हम कैसे रहेंगे। और इंसानी फितरत है कि इंसानी फितरत में हिदायत होती है, ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये इनबिल्ट है। लेकिन हम लोग इंसानियत से इतने दूर हो गए हैं कि ना तो वो दरवाजा है जिससे खैर दाखिल हो सके, ना हम वो खिड़की है जिससे रोशनी गुजर सके, ना हम वो दीवार है कि जिसके सहारे कोई बैठ सके या हमारा वो दीवार किसी को साया दे सके। हम अल्लाह की मखलूक को अजियत देना अपना हक समझते हैं। अब ये जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना कि हक समझते हैं, ये इंतहाई खतरनाक लफ्ज है इस जगह पर। क्योंकि जब हम किसी चीज को अपना हक समझने लगते हैं ना, फिर उसको करने में दिल कोई गिल्ट नहीं पैदा करता। उसमें दिल ये नहीं कहता कि आपने क्या किया, बल्कि जितना ज्यादा हक मिलता जाता है हम मुतमईन होते जाते हैं कि ये तो हमारा खोया हुआ माल था, ये हमें मिल रहा है। यानी जुल्म करें दूसरों पे, तस्कीन दें अपने दिल दिमाग को, और मुतमईन इसलिए रहें कि क्योंकि ये हमारा हक था। जबकि हुक्म तो ये है कि मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। ये दर्स हमारा कानून भी देता है, ये दर्स हमारा मजहब, मास्टर सब देते हैं, लेकिन हम इसके बिल्कुल बरक्स काम कर रहे हैं। वजह कि हम नेक बनना नहीं चाहते, हम सिर्फ नेक दिखना चाहते हैं कि 100 लोग हमारी तारीफ करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक शख्स भी तारीफ करे या कोई भी तारीफ ना करे, अगर अमाल अच्छे हैं, सोच अच्छी है, दिल अच्छा है,
तो तारीफ तो बिना लफ्ज के पूरी कायनात करती है। ये जो शऊर की बात मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी सी, कि तरह तरह से अल्फाज को इस्तेमाल करके शऊर बेदार किया जाए। माशरे में शऊर बेदार करने की जरूरत है, बाकी हर चीज की इम्प्लीमेंटेशन खुद हो जाएगी, चाहे कानून है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आलिया साहिबा आप। और जिस तरह से आपने कहा कि ये जो मुलाजमीन पर इस तरह से फिर जो बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, उनके अपने घर में जो बच्चे मौजूद होते हैं, ये साइकोलॉजिकल अगर इसके इफेक्ट की बात करें तो बच्चे वो चीज पिक करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं और आगे माशरे में जाके वो फिर तशद्दुद करते हैं। तो बच्चों को लगता है कि ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। बिल्कुल, क्योंकि वो घर पे वो सब कुछ देख रहे होते हैं। अच्छा आलिया साहिबा, सजाओं की तरफ भी आते हैं, इस पे भी बात करते हैं। ये जो घरों में तशद्दुद होता है, कमसिन बच्चियों पे जिस तरह से अब तशद्दुद हुआ, क्या सजाएं भी मिलती हैं ऐसे लोगों को? बहुत ही कम, बहुत ही, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बच्चे हैं, मेरे पास शेल्टर होम में भी ऐसे बच्चे हैं कि हमने उनको सजाएं दिलवाई हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती सजा, लेकिन बहुत कम होती है, वो छूट जाते हैं। सबसे बड़ा मसला क्या होता है, मैं तो ये समझती हूँ कि हम उसकी बात कर रहे हैं, दो तरफा बात करनी चाहिए। एक तो उसको सजा मिलनी चाहिए जिसने जुल्म किया है, और उन माँ बाप को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा करके इतनी कमसिनी में। अब बात आएगी वहां पे गुर्बत की। गुर्बत, अगर मैंने भी एक बात कही थी कि कोई शख्स अपने आप को मजलूम समझ के उस दायरे से नहीं निकले तो वो भी कहीं ना कहीं जालिम है। लेट्स सपोज, एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रही हूँ कि हर बच्चा अपना रिस्क लेकर इस दुनिया में आता है, मैं मानती हूँ, लेकिन कभी उन लोगों से बात करके देखिए, उन मर्दों से बात करके देखिए जो मर्द ये समझते हैं कि हमारी बीवी सिर्फ इसलिए आई है कि उसने औलाद पैदा करके देनी है। ये सही बात है, लेकिन क्या आप उस बीवी से इतनी सारी औलादें पैदा करेंगे जिनको आप पाल नहीं सकते हो? एक और माइंडसेट जो अभी कहना चाह रही हूँ, वो ज्यादा औलादें इसलिए पैदा करते हैं कि उन्हें लगता है कि हमने सिर्फ इनको 6 साल तक खिलाना है, सिर्फ खिलाना है, वो भी जो सूखी रोटी मिले ना मिले। ठीक है, हमारी एम्पावरमेंट है। आलिया साहिबा, बिल्कुल बिल्कुल आपका बहुत वैलिड पॉइंट है ये, क्योंकि हमें कलेक्टिवली देखना होगा कि मुआशरे में मसाइल है और किस तरह हम इस तरह के वाकयात को रोक सकते हैं। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। और अब बात करेंगे दमे की या एस्मा। एक ऐसी बीमारी है जो सारी जिंदगी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती और दुनिया में 33 करोड़ से ज्यादा अफराद इस मर्ज का शिकार हैं, जबकि हर साल तकरीबन 2.5 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं इस बीमारी की वजह से। इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। दमा या अस्थमा एक दायमी मरज है जो ताउम्र इंसान को अपनी गिरफ्त में जकड़ कर रखता है। दुनिया भर में 33 करोड़ से ज्यादा अफराद इस मरज का शिकार हैं, जबकि इससे हर साल तकरीबन 2.5 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। 2020 में शाया होने वाले WHO के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में दमे से होने वाली अमवात 20,750 या कुल अमवात का 1.42% तक पहुँच गई। शरह अमवात के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 30वें नंबर पर है। इस मरज से आगाही और इसके मरीजों की मदद करने से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए आज अस्थमा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सांस की नालियों में खराबी या फेफड़ों की नालियां बारीक होने के सबब सांस लेने में तकलीफ के मरज दमा की कई अलामात हैं, जिनमें सांस लेते वक्त सीटी की आवाज आना, खांसी, सांस फूलना, सीने का दर्द, नींद में बेचैनी और थकान होना शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक एहतियाती तदाबीर अपनाकर इस मरज को बढ़ने से रोका जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक दमे के मरीज धूल, मिट्टी और धुएं से बचें और मास्क का इस्तेमाल करें। अलामात जाहिर होने पर फौरी डॉक्टर से रुजू करें ताकि बरवक्त इलाज से बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। आज अस्थमा का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं जिस तरह एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसी तरह सांस की बीमारियों में भी इजाफा होता जा रहा है। तो दमा या अस्थमा की तशखीस किस तरह हो, या फिर सांस लेने की दीगर तकालीफ में कौन कौन सी तकालीफ शामिल हैं, इससे बचा किस तरह जाए, इस पर हम तफसील से बात करते हैं। इस वक्त डॉक्टर फारूक नवाज पल्मोनोलॉजिस्ट हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वी होप कि हमने डिटेल में इंट्रो में कुछ भी मिस नहीं किया दमा अस्थमा से मुतालिक। व्हाट वुड यू से, पाकिस्तान में जो है वो कितनी बड़ी आबादी है जो दमा या अस्थमा के मर्ज में मुब्तला है और इसकी अलामात क्या हैं?
पाकिस्तान के अंदर कोई अराउंड कुछ 7.5 मिलियन जो कि आपकी 60-70 लाख की आबादी बनती है एस्थमा का शिकार है। और साथ में अगर हम बच्चों की बात करें तो वो आलमोस्ट इससे डबल फिगर है, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं होती और उनके अंदर जो डिज़ीज़ जब आपको पता लगता है अलामात का तो वो एस्थमा का डायग्नोसिस बनता है। तो लेटर ऑन जब आप एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिज़ीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। इसलिए थोड़ी सी जो प्रेवलेंस है, जिसको हम कहते हैं कि आबादी के अंदर जो तनासुब है दमे के मरीज़ों का, वो बच्चों में ज़्यादा है और बड़ों के अंदर कम है। तो ओवरऑल 60-70 लाख जो है वो आपके बड़े हैं और आपको तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो दमा का शिकार हैं। बेसिकली इस बीमारी के अंदर ये होता है कि आपकी सांस की जो नालियां हैं जो आपके यहाँ से नाक कान गले के पीछे से शुरू होकर नीचे तक जाती हैं वो बंद हो जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं। तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसके अंदर उम्र के साथ भी हो जाती हैं, किसी चीज़ से एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ फैमिलियल होते हैं, कुछ आपकी फैमिली हिस्ट्री चल रही होती है। एनवायरनमेंट जो है, पोल्यूशन का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके एस्थमा को, जिसको हम उर्दू में दमा कहते हैं, उसकी कॉजेज़ के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अलामात की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एक अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस नहीं है हमारी पब्लिक के अंदर, तो लोगों को सांस के मसाइल होते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सांस के साथ सीटियों की आवाज़ आना है। लोगों को हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, जब हम हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, तो जो पेरीफ्री से लोग उठ के आते हैं, लाहौर एक एजुकेटेड सिटी है, अगर हम लाहौर की बाहर की बात करें तो वहाँ से लोग आते हैं तो उनको कई सालों से उनकी सांस में सीटियों की आवाज़ आ रही होती है और वो किसी लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, एक इंजेक्शन लगवा लिया, थोड़ी सी पाप लगवा ली, ऑक्सीजन लगवा ली एंड अल्टीमेटली एंड अप इन नोवेयर। तो वो फिर घर चले जाते हैं, 3 माह के बाद फिर आ जाते हैं, तो सालों तक यही ट्रीटमेंट उनका जो है वो चलता रहता है। तो कोई उसको लेबल नहीं कर सकता। फिर जब वो हमारे पास आते हैं किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में, किसी भी बड़े अस्पताल में, तो हमारे पास वो डिजीज़ जो अपने इनिशियल लेवल के ऊपर होती है वो शुरू से बढ़ के बहुत आगे तक जा चुकी होती है। तो इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को ये एक गाइड करना चाहूँगा कि जब भी आपको सांस का मसला हो, आपके सांस में सीटियों की आवाज़ आ रही हो, आपको सर्दियों के अंदर सांस के मसाइल बढ़ना शुरू हों, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पे अपने जो लोकल डॉक्टर है, जो एक कंसल्टेंट है या जो भी आपका एक क्वालिफाइड फिजिशियन है, जो पल्मोनोलॉजिस्ट है, रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट है, उसको विजिट करें ताकि आपकी जो डिजीज है वो इनिशियल स्टेज पे हम उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या ये बीमारी जो है, क्या ये ट्रीटेबल है, क्या इसका इलाज मुमकिन है, और फिर क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं? बिल्कुल जी, ये एस्थमा जो है एक रिवर्सिबल डिजीज़ है। हाँ, मेडिकल के अंदर कुछ डिजीज़ होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं। जैसे अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपकी सांस की नालियाँ परमानेंट डैमेज हो जाती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं, जिनको आप सिर्फ दवाई दे के वक्ती तौर पर आप उनको ओपन करते हैं, मरीज़ को सांस का मसला ठीक हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं, फिर दोबारा उनका प्रॉब्लम होता है। एस्थमा के अंदर ये एक रिवर्सिबल प्रॉब्लम है। आप मेडिसिन दे के उसको वहीं पे रखते हैं, ठीक रखते हैं, आप उस डिजीज़ को प्रोग्रेस नहीं होने देते। तो ये उसी वक्त ही पॉसिबल है जब आप टाइमली इंटरवीन करें उस डिजीज़ को, क्योंकि हमारे पास डिजीज़ की भी जो हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसकी भी कुछ कैटेगरीज हैं कि फर्स्ट लेवल है, 2S। एस्थमा को मैनेज करने के 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर आपका मरीज इनिशियल स्टेज के ऊपर आ जाएगा, जिसके ऊपर हम उसको लेवल 1 पे मैनेज कर लेंगे, अल्टीमेट अगर वो थोड़ा सा और वर्स करेगा तो हम उसको 2 पे लेके जाएंगे, फिर उसको 3 पे लेके जाएंगे। तो जितनी जल्दी मरीज हमारे पास आएगा हम उसको इतना जल्दी अच्छा मैनेज करेंगे। और बिल्कुल ये डिजीज़ प्रिवेंटेबल है। हम बड़े बड़े पेशेंट्स हैं जो कि एंड स्टेज तक भी जो है वो इनहेलर, नेबुलाइजेशन, जो पंप जो हम देते हैं सांस की नालियों के लिए, वो यूज़ कर रहे होते हैं और वो बड़े मतलब के बड़े अच्छे तरीके से उनकी कंप्लाइंस भी होती है, वो मैनेज भी करते हैं। और मोर्टेलिटी जो है, जो अमवात है, वो उस वक्त होती हैं जब आप या तो एक अच्छे सेटअप से बहुत दूर हो, मतलब कि एक मरीज़ है जिसका अचानक से इतना सांस फूला है कि वो किसी भी बड़े अस्पताल में पहुँचते पहुँचते उसको काफ़ी घंटे लग गए हो, तब मोर्टेलिटी होती है। या फिर आपकी कुछ और कोमॉर्बिड हो, एस्थमा के साथ अगर एक फ्लेयर आता है जिसको हम स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं, वो इतना सीवियर होता है, और साथ में अगर पेशेंट की कोई और कंडीशन भी है, कोमॉर्बिड भी हैं, और प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं किया, जैसे कि हमने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जब एस्थमा एग्जर्सबेट होता है, तो उसके अंदर हमने देख के मरीज़ को वेंटिलेटर पे डालना हो। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, अगर वो हम रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होंगे तो हम वो वाला पेशेंट जिसको हम बचा सकते हैं वो हम लॉस कर देंगे। तो जल्दी एक प्रेजेंट करे पेशेंट जो है, और साथ में हमारे पास टाइमली चीज़ें हो, तो एस्थमा को इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं है एस्थमा। और प्रिवेंशन का आप पूछ रही थी, तो हम तो सबसे बड़ी जो मास्क है, अनफॉर्चुनेट थैंक्स टू कोविड के उसने हमें रियलाइज़ करवाया कि मास्क कितना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो ये बेसिक हाइजीन है आपके हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अंदर, हैंड सैनिटाइज करना, मास्क के साथ जो है वो आप पेशेंट को अप्रोच करें।
टीबी के अंदर तो पहले एक प्रैक्टिस होती थी कि आप टीबी के मरीज से दूर से बात करें, मास्क पहने, लेकिन कोविड की वजह से हमारी एक यूजुअल प्रैक्टिस जो कॉमन पब्लिक तक भी गई है, तो एस्थमा का भी सबसे मेन जो एक प्रिवेंशन है वो एस्थमा है। आप बाइक चला रहे हैं, आपको डस्ट एलर्जी है, तो हाउ विल यू अवॉइड दैट? तो सिंपली अगर आप उसको मास्क पहने, वो कोई भी मास्क हो सकता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ये मास्क जो पहनना इतना ज़रूरी है कि हमें अपनी वर्क प्लेस पे, हमें मीटिंग्स में, हम कोई ऐसी जगह पर जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, ना सिर्फ हॉस्पिटल्स में बल्कि हमें पब्लिक प्लेस में, हम कोई ऐसे बाजार में जा रहे हैं, ऐसे कोई हम गली मोहल्ले में जा रहे हैं, इवन सब्जी खरीदने जा रहे हैं, और फिर अक्सर मुझे लगता है कि अगर आपको खांसी है या मुझे खांसी है और अगर हम पब्लिकली बैठ के खांसते हैं तो उससे दूसरों को भी ये आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पर्स में 1-2 मास्क रखें, पॉकेट में 1-2 मास्क रखें। ये तो अब तो आदत हो जानी चाहिए। अब तो आदत हो जानी चाहिए। फिर कुछ लोग मास्क पहन के भी यहाँ पे रख के फिर रहे हैं, मतलब उन्होंने कवर क्या किया है, नाक बाहर है लेकिन नीचे उन्होंने चिन कवर की हुई है या शायद वो माउथ कवर कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एसओपी से उन्होंने कहा बस मास्क होना चाहिए, वो आप जहाँ मर्जी उसको यूज कर ले। कुछ लोगों ने सर पे भी रखा होता है, देखो फैशन के तौर पे हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं लोग, उन्होंने सर पे ऐसे यूज किया, डॉक्टर के पास गया, उसके बाद फेंक दिया या उसको सर पे कर लिया या हाथ में पकड़ के ऐसे जैसे वो रुमाल नहीं पकड़ा होता। इट्स बीइंग मोर इफेक्टिव। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो, अगर हम टीबी की बात करें, थोड़ा सा ये हटके हो जाएगा, वो बहुत कॉमन है। तो हमें नहीं पता कि आपके साथ वाला जो मरीज है वो खांसी कंट्रोल करके खड़ा है या वो टीबी की दवाई ले रहा है या टीबी की दवाई ले रहा है तो कितनी रेजिस्टेंट टीबी है, क्या वो टीबी वो वाली है जो एक दफ़ा खांसने से दूसरे को हो जाती है। तो लोगों को चाहिए कि ना सिर्फ एस्थमा के लिए, ना सिर्फ कोविड के लिए, ना सिर्फ टीबी के लिए, बल्कि वैसे भी आपके, चूँकि अब हम चूँकि काम कर रहे हैं तो हमारे पास इस सीज़न के अंदर इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स बड़े पेशेंट आए हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के थे, तो लुक्स लाइक कि कोई दोबारा से कोई वायरल इलनेस जो है वो चल रही है। तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई एस्थमा का पेशेंट हो, कोई टीबी का हो या कोविड का हो, इन जनरल इट्स पार्ट ऑफ योर मेजरमेंट कि जब आप किसी भी गैदरिंग के अंदर जाएं, पब्लिक प्लेस के ऊपर जाएं, हॉस्पिटल को विजिट करें, तो आप मास्क पहने। उससे आपकी सेफ्टी तो है ही सही, तो फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी आप दूसरे को भी प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो बग्स है वो मास्क तक लिमिटेड है, तो दूसरे के वो उस मास्क से बाहर लिमिटेड है, तो ना आप कहीं से इन्फेक्शन ले रहे हैं और ना ही आप किसी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अच्छा, एक तो मास्क हो गया। जी। मैं डॉक्टर साहब की बात से ही एक सवाल पूछना चाह रहा था, जिस तरह आपने बाइक का जिक्र किया, मिट्टी आलूदगी का जिक्र किया, तो क्या मौसम की तब्दीली भी कोई असर रखती है? बहुत ज्यादा। ये एस्थमा के अंदर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ कॉजेज है, जिनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डस्ट एलर्जी है। सीजनल चेंज जो है वो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो सर्दियों के अंदर ज़्यादा पेशेंट आते हैं। उसकी वजह ये है कि सर्दियों के अंदर आपकी जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हम उसको कहते हैं वर्ड जो है मेडिकली, कि सांस की नालियाँ जब तंग होती हैं तो सर्दियों के अंदर उनकी रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो वही जो एक नाली जब उसमें से पाइप में से पानी गुजर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन जब वही पाइप तंग हो जाए तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। वैसे ही जब सांस की नाली ज़्यादा तंग होती है, सर्दियों के सीज़न में बहुत बढ़ जाती है, किसी भी लोगों को खाने से भी एलर्जी होती है, पोलन से एलर्जी होती है, एटमॉस्फेयर से एलर्जी होती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की एलर्जी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपके एस्थमा को एग्जर्सबेट करती हैं। अच्छा, ओके। तो क्या एक आम सवाल जो लोग पूछते हैं कि क्या एलर्जी का जो मरीज़ है, क्या ज़रूरी है ये कि वो अल्टीमेटली उसने एस्थमा की तरफ ही जाना है? क्या इसमें कोई? इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर पुअर कंट्रोल्ड एलर्जी होगी, अगर आपको बार बार एलर्जी हो रही है और आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे, तो आप अल्टीमेट एंड अप हो सकते हैं एस्थमा के अंदर। ये एलर्जी जो है वो एस्थमा की इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है कि अल्टीमेट आपको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हो सकता है कि कुछ चांसेस हों एस्थमा होने के, बट इट्स नॉट नेसेसरीली कि जिसको एलर्जी है वो एस्थमा है। एलर्जी इज समथिंग डिफरेंट, एस्थमा इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो इनको मिक्स ना करें। लोग समझते हैं कि एलर्जी होगी तो उसको दमा हो गया, दमा की एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है, उसके साइन सिम्टम होते हैं, मरीज को वो अलामात होती हैं। एलर्जी तो किसी को भी हो सकती है। तो आप बाइक पे जा रहे हैं, आपने अभी मॉर्निंग वॉक की है, आप दरख्तों के गए हैं, पोलन्स होते हैं, ग्रास की एलर्जी होती है, वक्ती तौर पे हुई, आपने उसके लिए लोकल मेडिसिन यूज़ की, एंटी हिस्टामिन ली, आप ठीक हो गए। लेकिन अगर आप वो रिकरेंट होता रहेगा, अगर वो बार बार होता रहेगा, तो वही एलर्जी आपकी अल्टीमेट वो आपकी एस्थमा में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, बहुत साल पहले कहा जाता था कि जो हमारी ख्योड़ा माइंस हैं, नमक की कान, एस्थमेटिक कोई भी मरीज है तो वो वहाँ जाए, कुछ देर वहाँ पर कयाम करे तो उसका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। इसमें कितनी हकीकत है? नो, आई डोंट एग्री। इनफैक्ट जो कंजेस्टेड, ये एक मिथ है कुछ लोग, जैसे कोविड के अंदर लोगों ने बनाई थी कि
डॉक्टर जो है जहर का टीका लगा के जो है ना वो मार रहे हैं पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये एक सिर्फ लेमैन कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट जो है वो माइंड्स के अंदर किसी भी आपकी क्राउडेड प्लेस जो है, जो कंजेस्टेड एरिया वहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। जब आपको ओपन एयर नहीं मिल रही तो आपके जो कार्सिनोजेंस हैं, जो आपके टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, जो अब कोई नमक जो है वो एक पार्टिकल है ना, अब हो सकता है कि किसी पेशेंट को उस पार्टिकल से एलर्जी हो, और तो आपका एग्जर्सर्बेट होना बनता है। एस्थमा का जब आप ओपन एटमॉस्फेयर से हट के किसी भी चीज के एक्सपोजर में जाते हैं तो उसका ज्यादा होना बनता है। आई डोंट थिंक उसमें जो है ना वो कोई, और जो दमे के मरीज होते हैं डॉक्टर साहब वो क्लॉस्ट्रोफोबिक भी होते हैं क्योंकि उनका दम घुटता है, और फिर इस तरह की तंग जगहों पर जब वो जाते हैं, लिफ्ट में चले गए या फिर वो किसी इस तरह की सॉल्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ओपन एयर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो दमे के मरीज हैं जिनको हो चुका है दमा, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या इनहेलर अपने पास उनको हमेशा रखना बहुत जरूरी है उनके लिए? जाते जाते कोई क्विक सा मैसेज, कोई एहतियाती तदबीर? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं जब भी गाइड करता हूँ तो मैं कहता हूँ कॉम्प्लाइंस। कॉम्प्लाइंस हम कहते हैं कि अगर आपको एक बात समझाई गई है तो आप उस बात पे अमल करें, और अगर आपको ये बताया गया है कि 3 महीने के बाद दोबारा डॉक्टर को दिखाएं तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें। द रीज़न ये है कि पेशेंट जो है वो थोड़े से फार ऑफ प्लेसेस से आते हैं, तो उनको जब वक्ती तौर पे आराम आ जाता है वो मेडिसिन ही छोड़ देते हैं। ठीक है, टीबी के अंदर भी यही प्रॉब्लम है और एस्थमा के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। रेस्पिरेटरी की जो भी कंडीशन होती हैं वो चूँकि जो हमारी सांस की दवाइयाँ होती हैं वो खानी नहीं होती, वो आपने इनहेल करनी होती है, वो इनहेलर पंप के थ्रू। तो पेशेंट को थोड़ा सा अनकम्फर्ट होता है इनहेलर पकड़ना, फिर उसको पुश करना, फिर उसको लेके जाना। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है और जो अल्टीमेट जो है वो एंड अप सीवियर डिजीज़ के अंदर होता है वो ये है कि पेशेंट बात मानते नहीं है। अगर उनको बताया जाए कि अगर आपने ये दवाई इतनी डोज में लेनी है, दवाई ख़त्म हो जाए, आपको आराम आ भी गया है तो भी आपने दोबारा मेडिसिन लेनी जाके, वो कहते हैं कि नहीं जी अब आराम आ गया, तो वो मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं और वो फिर 1-2 महीना ठीक गुजरते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं। तो हमें फिर से वही ट्रीटमेंट जो है वो रिवाइज करके उसको रिज्यूम करना पड़ता है। तो बिगेस्ट मैसेज वुड बी टुडे कि आपको अगर एक जो एडवाइस की गई है, क्योंकि हम प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर नीचे हिदायत भी लिखते हैं, उसके ऊपर लिखा जाता है कि आप इस दवाई को रेगुलर इस्तेमाल करें और 3 महीने 6 महीने के बाद इन टेस्ट को करवा के लेके आए, ताकि जब आप अगली दफ़ा किसी डॉक्टर को विजिट करें तो उसको पता हो कि जो बेस लाइन के ऊपर मरीज की ये अलामत थी, उन टेस्ट के अंदर ये खराबी थी, हमने इतने लेवल की मेडिसिन दी है तो उस पे पेशेंट का ये रिस्पॉन्स आया। जब आप फॉलो अप लॉस्ट कर देते हैं, जब आप दोबारा विजिट नहीं करते तो या तो आप डॉक्टर चेंज करते हैं, वो फिर दोबारा से सारा कुछ स्टार्ट कर लेता है, या फिर जो है वो अगर उसी डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं और आपके पास रिकॉर्ड नहीं है और आपकी कंप्लाइंस नहीं अच्छी और आपने बात नहीं मानी जो उन्होंने बताई थी, तो वो फिर सारा कुछ दोबारा से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बेटर वुड बी कि आप खुद से कभी भी मेडिसिन ना रोके, अगर आपको आराम आ भी रहा है तो डॉक्टर के पास जाए। और वैसे भी जो एस्थमा की सांस की बीमारी होती है वो अचानक से नहीं रोकते, उनको हम टेपर ऑफ करते हैं। तो कौन सी स्ट्रेंथ में कब कौन सी दवाई बंद करनी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि दमे का जो मर्ज है इस पर हमने तफसील से बात की है और एहतियात चूँकि बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की एक क्वालिटी ख़ासतौर पर लाहौर की इतनी पोल्यूटेड होती है कि उस पर वैसे भी एक सेहतमंद आदमी को भी सांस लेने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो यही वो छोटी छोटी एहतियात हैं जो हमें करनी चाहिए और ऐसे किसी भी मर्ज से हम बचाव मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हासिल होगा। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी शादी के बारे में जो कि बहुत ही मुनफरद शादी थी। वो ऐसे कि हमने शुरू में बताया था कि मोहब्बत की कोई सरहदें नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, और मोहब्बत जो है वो ये नहीं देखती कि ये उस मुल्क में है ये शख्स, तो मैं इससे मोहब्बत कैसे करूँ, मोहब्बत तो बस हो जाती है। इसी तरह इंडिया के एक शख्स को पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत हो गई और सखर में वो जो खातून है वो रहती हैं, माशाल्लाह से उनकी शादी भी हो चुकी है। और जमील, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि इनकी बातचीत जो है वो शुरू हुई कोविड में, इन्होंने बात करना शुरू की एक दूसरे से, इंस्टाग्राम पर इनकी बात शुरू हुई, फिर इनकी वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स में बात होती थी, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर इनको जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगती थी वो ये लगती थी कि ये शादी कैसे होगी, इसमें तो पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आ रही क्योंकि सरहद पार है, लेकिन इनके हौसले बुलंद थे और इन्होंने ठान ली थी कि ये शादी करेंगे। कुमार साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा, आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर होने वाली ये जो दोस्ती है ये मोहब्बत में बदली और फिर सरहद पार से ये लड़का
फैमिली समेत पाकिस्तान आया, बैंड बाजा बारात लेकर बैंड बाजा पाकिस्तान बारात लेकर आया और लड़की जो है वो ब्याह कर लेकर नहीं गया अभी सखर में ही मौजूद है, बिल्कुल अभी अपने ससुराल में मौजूद है। लेकिन सखर से हमारे नुमाइंदे जो है वो हमारी इस जोड़ी से मिलवा रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस कुमार से। जी, मोहब्बत सरहदों की मोहताज नहीं होती। आज ऐसी एक दिलचस्प जोड़ी के साथ आपको मिलवाने वाले हैं जिसमें दुल्हन का ताल्लुक खैरपुर के छोटे से एक इलाके खेड़ी से है और दूल्हा जो है उसका ताल्लुक इंडिया के शहर बम्बई से है। ये शादी किस तरह से हुई, ये मोहब्बत किस तरह से परवान चढ़ी, तो महेंद्र से स्टार्ट करेंगे। महेंद्र, किस तरह से ये मोहब्बत परवान चढ़ी? हम सोशल मीडिया के थ्रू मिले पहले हम इंस्टा के थ्रू मतलब हमारा कम्युनिकेशन हुआ, फिर उसके बाद हमने लाइव चैट्स, वीडियो कॉल्स करने लगे और बात आगे बढ़ी। फिर कुछ साल हम बात करते रहे और फिर एंड में हमने डिसाइड किया कि इसे ऑफिशियलाइज कर देना चाहिए रिश्ते को। 2019 में हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी। 2020 में लॉकडाउन आ गया, बॉर्डर्स बंद हो गए। 2021 में भी बॉर्डर्स बंद थे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मिलें और कैसे आगे बढ़ाएं बात को। मोहब्बत में पहल किसकी तरफ से, आपकी तरफ से या आपकी तरफ से? ये जवाब आपसे सुनना चाहूँगा। इनकी तरफ से था। दोनों तरफ प्यार इक्वल है, बट वो सरहद जो बीच में है, वो जो बाउंड्रीज है हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा है डिफिकल्टीज। दोनों खानदानों की, जिसमें महेंद्र और संजोक्ता के फैमिली की बड़ी इसमें एफर्ट्स हैं, उन्होंने कोशिशें की और आज ये दोनों एक साथ हैं और मैसेज कन्वे करवा रहे हैं पूरी दुनिया को कि अगर हुकूमतों की तरफ से और सरहदों की ये जो रुकावटें हैं ये कम हो तो शायद बहुत सारे ऐसे टूटे हुए दिल जुड़ जाएं, क्योंकि दोनों तरफ मोहब्बतें तो बरकरार है मगर ये जो सख्तियां हैं ये दूर कर देती हैं। जी बिल्कुल सही कहा अब्दुल वाहिद ने कहा कि दोनों तरफ मोहब्बतें तो बरकरार हैं लेकिन सख्तियां जो हैं ये मोहब्बतों को दूर कर देती हैं और ये जो दूरी है ये मुझे लगता है अगर ख़त्म हो जाए तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉर्डर की सख्ती है इसको खत्म हो जाना चाहिए। और मोहब्बतें जो ये बॉर्डर बनने से पहले कायम थी वो मोहब्बतें आज भी कायम है, लेकिन बीच में ये जो बॉर्डर आ गया है जी ये बहुत बड़ी अच्छा जमील, मैंने ना इस पूरी जो हमारी ये चिट चैट कर रहे थे अब्दुल वाहिद साहब कुमार फैमिली से, इसमें मैंने जो एक चीज़ एंजॉय की, कमेंट मैंने एंजॉय किया लड़के की बहन का, मतलब लड़की की वो नंद हुई, नंद का कमेंट था कि जी मुझे नहीं लग रहा था कि शादी हो पाएगी। और उस टाइम पे क्या हुआ फिर? एक्सप्रेशंस आपने दुल्हन के नोट नहीं किए लेकिन शादी हो गई और बड़ी अच्छी खबर है जी। सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आपके पास भी सोशल मीडिया तो आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर वक्त ज़ाया करें। और जो है हम आजकल जितना वक्त ज़ाया कर रहे हैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हमें नजर आते हैं। बिल्कुल खास तौर पर अच्छा ये अब जाते जाते एक मैसेज हम अपनी आवाम को, अपने देखने वालों को देते हैं कि देखिए आजकल हर फोन में टिकटॉक का दौर चल रहा है और टिकटॉक की वीडियोस की जो एडिक्शन है उसकी रीजन ये है कि छोटी छोटी वीडियोस जो है वो आप स्क्रॉल करते रहते हैं और वो आती जाती हैं, कुछ सेकंड्स की हैं और हर वीडियो एक से बढ़कर एक है। वो ऐसा इंटरेस्ट आपका उसमें हो जाता है कि घंटों गुजर जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। तो बेसिकली वो घंटों आप जाया कर देते हैं। तो खैर जो बनाने वालों की बात किसी और दिन करेंगे, ये तो देखने वालों की हमने देखने वालों की बात करें। वैसे बहुत अच्छा कंटेंट भी हमें, जबरदस्त किस्म का कंटेंट भी हमें नजर आता है और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। वैसे अगर आप एक अच्छा मयारी कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी सजेशंस में वैसा कंटेंट आना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जो कुछ देखें, जो कुछ पढ़ें वो अच्छा हो, मयारी हो और पॉजिटिव हो। इसके साथ, इस पॉजिटिव नोट के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।